मौर्य शासन व्यवस्था के दूसरे वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रशासनिक कार्य, सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रशासनिक कार्य में हम चलते हैं, जो हमने आपको वहाँ के ग्राम व्यवस्था से छोड़ा था उस वीडियो में। इसके बाद जो हम उनके कुछ लोकहित के कार्य देखते हैं, तो उनका जो लोकहित का कार्य है उसमें पश्चिम भारत में सिंचाई के लिए सौराष्ट्र में उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो मौर्य काल में ही सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, जो कि इतिहास में काफी प्रसिद्ध है और कई वंश के शासकों में उसका समय समय पर उल्लेख होता रहेगा। लेकिन ये प्रश्न आता है कि पुष्यगुप्त वैश्य ने किस झील का निर्माण कराया, या सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, या ऐसे भी आ सकता है कि पुष्यगुप्त वैश्य जो कि सुदर्शन झील के निर्माता थे, वो किस वंश के शासक के अधीन राज्यपाल थे। तो पश्चिम भारत में सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र जिसको कि आज का गुजरात भी बोलते हैं, वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया वो कराया पुष्यगुप्त वैश्य ने। जो कि मौर्यों के राज्यपाल थे उस क्षेत्र में, वहां पर उनके प्रतिनिधि थे। ये जो झील है ये गिरनार पर्वत पर है, जो जूनागढ़ के समीप है। वहां पर रैवतक और उज्जैन पहाड़ियों के बीच में जो जल स्रोत है, उसके ऊपर इस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। फिर से बता देते हैं कि ये गिरनार जो जूनागढ़ के समीप है, वहां पर रैवतक और उज्जैन पर्वत के बीच में, जल स्रोत के बीच में इस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। अशोक के भी शासन काल में उसके राज्यपाल, जो कि यवन राज्यपाल था तुषास्प, उसने इस झील से जल निकासी का एक मार्ग बनवाया था। तो मौर्यों द्वारा जनहित में एक ये भी कार्य है जो इतिहास में स्थान पाता है और इतिहास के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर हम मौर्यों के प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो इनके निर्माता मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने सब कुछ जनता के लिए अच्छा ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इनका जो एक दंड विधान था वो बहुत कठोर था और उस दंड विधान में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। अगर ये कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया था या नागरिक स्वतंत्रता की बलि चढ़ा दी थी, तो गलत नहीं है। अर्थात इनके कार्य में जो कार्यकाल में जो इनका साम्राज्य था वो एक पुलिस राज्य में परिवर्तित था। तो जो इनका साम्राज्य था उसको आप ये मान सकते हैं कि वो पुलिस राज्य का था, अर्थात नागरिक स्वतंत्रता का वहां पर हनन होता था। हमने आपको मौर्य साम्राज्य के पतन में भी ये बात बताई है कि जनता के बीच में लगातार गुप्तचरों का जाल फैला था। तो और बहुत छोटी छोटी या पारिवारिक बातों में भी गुप्तचर हस्तक्षेप करते थे। तो नागरिक स्वतंत्रता का हनन भी मौर्य काल में होता रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के जो कुछ प्रशासनिक सुधार थे उसमें अशोक के अभिलेख में परिसा शब्द का उल्लेख हुआ है। परिसा, ये जो परिसा शब्द है ये समझिए कि मंत्री परिषद के लिए इस शब्द का उल्लेख किया गया है। अशोक के एक मंत्री का नाम
अग्रमात्य था या उसे राजगुप्त भी कहते हैं। अशोक को राजा बनाने में इसने उसके छोटे भाई तिस और अशोक का सहयोग किया था। अशोक ने अपने छोटे भाई तिस की सहायता से ही मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया था। और अशोक के समय में 3 पदाधिकारी ऐसे बनाए गए थे जो कि एक नए प्रकार के थे, और इन तीनों पदाधिकारियों का उल्लेख उसने अपने तृतीय शिलालेख में किया है। पहला जो अधिकारी था वो था युक्त। ये जिले स्तर का अधिकारी होता था जो राजस्व की वसूली करता था और उसका लेखा जोखा रखता था। इसे जनपद स्तर पर उस चीज में इस धन को व्यय करने का अधिकार था जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। तो इसको उस समय काफी पावर थी जिला स्तर पर कि पूरा रेवेन्यू वो वसूलता था और उस रेवेन्यू से भी वो पैसा खर्च कर सकता था उस मद में जहां से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है राजुक। राजुक जो शब्द है इसका अर्थ है रस्सी पकड़ने वाला। रस्सी पकड़ने वाला। इस प्रकार के जो राजुक टाइप की जो पदाधिकारी होते थे वो भूमि की पैमाइश करते थे और भूमि की पैमाइश या नाप जोख करने के लिए रस्सी रखते थे, इसीलिए इन्हें रस्सी पकड़ने वाला अधिकारी अर्थात राजुक कहा गया है। इन अधिकारी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आज के समय में चकबंदी या बंदोबस्त के अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से उस काल में राजुक का पद होता था। इसे सेटलमेंट ऑफिसर भी कहा जा सकता है या बंदोबस्त अधिकारी भी कहा जा सकता है। अगर आज की भाषा में राजुक शब्द को हम बोलते हैं तो इसे सेटलमेंट अधिकारी, ऑफिसर या बंदोबस्त अधिकारी कह सकते हैं। ये कई लाख की जनसंख्या पर एक होता था। पहले ये राजस्व का काम करता था लेकिन बाद में इसे न्यायिक अधिकारी वाला भी कुछ कार्य मिल गया था और ये लोगों को दंड भी दे सकते थे। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इस स्तर का जो अधिकारी है आज के समय में जिलाधिकारी जैसा होता है। तो उस समय आप समझिए कि जो राजुक का पद था वो जिलाधिकारी स्तर का पद था, अर्थात ये भूमि की पैमाइश के साथ साथ चूंकि दंड भी दे सकता था, इसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार से इसे जिलाधिकारी माना गया है और ये माना जाता है कि अशोक के शासनकाल में राजुक जो है प्रशासन की रीढ़ होता था, इसीलिए अशोक ने राजुक के कार्यों में वृद्धि की थी। इसके बाद जो अगला पद आता है वो है प्रादेशिक। ये मंडल स्तर का प्रधान अधिकारी होता था और इसका कार्य अगर हम देखें तो आजकल के जैसे कि कमिश्नर या संभागीय आयुक्त होते हैं उस प्रकार का कार्य प्रादेशिक का होता था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अर्थशास्त्र में प्रादेशिक को प्रदेष्टा बोला गया है। मंडल स्तर का ये अधिकारी होता था और अर्थशास्त्र में इसे प्रदेष्टा बोला गया है। अर्थात आप प्रदेष्टा अगर पढ़ते हैं तो आप ये मानिए कि वो प्रादेशिक के बारे में ही कहा है। अशोक ने इन तीनों अधिकारियों को 5 वर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया था कि जनता के बीच में आप 5 वर्ष पर ये जाते रहते थे। 12वें शिलालेख में भी इन तीनों अधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 2 पद ऐसे थे जो कि अशोक ने स्वयं बनाए थे या अशोक की अपनी स्वयं की कृत थी, जो कि पहला पद है धम्म महामात्र का। इसकी नियुक्ति अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में किया था। ये पद जो थे वो नए पद थे, धर्म महामात्र।
अशोक ने इस पद की जो नियुक्ति की थी वो अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की थी। इसका जो कार्य होता था उस समय वो विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित या सामंजस्य स्थापित करने का होता था। ये लोग ये भी देखते थे कि कोई निरपराधी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दंड ना पा जाए। इसके बाद जो अगला पद होता था वो था इस्त्रा अध्यक्ष। ये आप मान सकते हैं कि लोक हितकारी कार्य के लिए ऐसे लोग रखे गए थे। इस्त्रा अध्यक्ष, इस्त्रा से आपके दिमाग में स्त्री शब्द आ जाता है, तो ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी था। इसका कार्य सम्राट के अंतःपुर या अंदर की महिलाओं के बीच में धर्म प्रचार करना भी होता था। इसी प्रकार से एक पद और आता है ब्रजभूमिक। ये जो है गोचर या गाय पालने वाले, क्षेत्र में बसने वाले और गोपों की देखरेख करने का कार्य करता था। और शास्त्र में अगर हम देखें तो ब्रज को गाय, भैंस या बकरी, ऊंट आदि कहा गया, अर्थात जो पालतू जानवर थे उनको जो है ब्रज शब्द से उल्लेखित किया गया है। अशोक के अभिलेख में नगर व्यवहारिक और अंता महामात्र जो शब्द पाए गए हैं वो भी एक जो है मतलब कोई ऐसे पद थे जो कि कुछ प्रशासनिक न्यायिक स्तर का काम करते थे, जिसमें जो पहला पद था नगर व्यवहारिक। नगर व्यवहारिक को हालक भी बोला गया है, नगलवियो हालक भी बोला गया है। इसका कार्य जो होता था वो न्यायिक अधिकारी जैसे होता था और ये नागरिक के अधीन कार्य करता था। विशेष परिस्थिति में नागरिक जो है इसके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता था। इसके बाद जो था वो था अंता महामात्र। अंता महामात्र जो था वो सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार का कार्य करता था, अर्थात ये सीमावर्ती क्षेत्र का धर्म प्रचारक होता था। और ये न्याय प्रशासन में धर्म महामात्र जो होता था वो कैद में जो सजा पाए व्यक्ति पाते थे उनका निरीक्षण करता था और यह देखता था कि वो अकारण दंड तो नहीं पा रहा है, और अगर ये देखता था कि उस अपराधी का परिवार बड़ा है तो उसे धन देकर के भी छोड़ दिया जाता था। अगर वो वृद्ध होता था तो उसे भी मुक्त कर दिया जाता था। अगर हम मौर्यों के इतिहास में देखते हैं तो अशोक ने दंड विधान को उदार बनाने का प्रयास किया था। हालांकि उसने मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था, लेकिन मृत्युदंड में सजा पाए हुए व्यक्ति को 3 दिन के लिए इस बात की मोहलत दी जाती थी कि वो अपने अपराधों का पश्चाताप कर सके। तो ये जो था मौर्यों का प्रशासनिक व्यवस्था का अगला जो चैप्टर था उसमें जो अवशेष रह गया था मैंने उसको बताया। इसके बाद हम चलते हैं तो मौर्यों के शासन काल में वहां की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल में समाज में हम देखते हैं तो उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी। लड़कों की जो वयस्कता आयु थी या बालिग होने की आयु थी वो 16 वर्ष थी। जो लड़के होते थे वो 16 वर्ष पर बालिग माने जाते थे और जो लड़कियां होती थी वो 12 वर्ष पर। ये मौर्यों के सामाजिक जीवन में जो है लड़के और लड़कियों की बालिग आयु मानी जाती थी। इस काल में विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे,
जो 8 प्रकार से विवाह हो सकते थे, उसमें जो सबसे पहला विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह होता था। प्राय ऐसे जो 8 प्रकार के विवाह हैं, इनको आपने समाजशास्त्र के अध्ययन में पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा है उनको मैं 8 विवाह का मैं ये प्रारूप बताता हूँ कि वो 8 विवाह कैसे होते थे। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को अपने घर में आमंत्रित करता था और उसे अपनी कन्या को सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके विदा कर देता था या उसे दे देता था। ये ब्रह्म विवाह था, जिसमें कि कन्या का पिता वर को आमंत्रित करके कन्या को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके उसे दे देता था। अगला विवाह जो होता था वो था प्रजापत। प्रजापत विवाह में कन्या और वर का या वर और वधू का दोनों का अधिकार बराबर होता था। इसमें जो है कन्या का पिता वर और वधू को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति के लिए कन्या जो है वर को दे देता था और उसे आशीर्वाद दे करके उसके साथ में विदा कर देता था। अगला जो था वो था आर्य विवाह। आर्य विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय दी जाती थी और विवाह के बाद कन्या का पिता उसे, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय दी जाती थी और विवाह के बाद जो है कन्या का पिता उसे उस वर को पुनः वापस कर देता था और अपने पुत्री की शादी वर के साथ में कर देता था। अगला था दैव विवाह। दैव विवाह में यज्ञ वेदी पर बैठ के ऋषि के समीप जो है कन्या पक्ष का जो पिता होता था वो अपनी पुत्री का कन्यादान करता था। अगर हम देखें तो ये आज के समय में यही विवाह प्रचलित है, दैव विवाह। इसके बाद जो होता था वो होता था असुर विवाह। इस विवाह में कन्या का जो अभिभावक होता था या पिता होता था वर पक्ष से इच्छा अनुसार धन राशि प्राप्त करके अपनी कन्या को वर पक्ष को दे देता था। एक हिसाब से आप ये मान लीजिए कि वो अपनी कन्या की बिक्री वर पक्ष के पक्ष में कर देता था और पैसा उसका ले लेता था। इसके बाद था गांधर्व विवाह। इसमें जो है वर और वधू आपस में परस्पर सहमति से अपने माता पिता की बिना आज्ञा के विवाह कर लेते थे, जिसे कि आज के समय में भी लव मैरिज बोला जाता है। और आज के समय में गांधर्व विवाह भी दैव विवाह के बराबर ही लगभग प्रचलित है, अर्थात ये प्रेम विवाह होता था। इसमें माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, उनसे कोई आज्ञा नहीं लिया जाता था, उनकी बिना इच्छा के विवाह किया जाता था। इसके बाद था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष जो है कन्या पक्ष पर आक्रमण करके या कन्या पक्ष से जबरन उसकी कन्या को छीन करके विवाह कर लेता था। अगर इतिहास में देखें तो कई विवाह ऐसे हुए थे जो राक्षस विवाह के अंतर्गत आते हैं। महाभारत काल में चाहे वो अर्जुन और सुभद्रा का विवाह रहा हो या भीष्म द्वारा अंबिका और अंबालिका का विवाह, ये राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कन्या को जबरदस्ती छीन लिया जाता था। अर्थात ये ऐतिहासिक राजाओं के कार्यकाल में ऐसे विवाह ज्यादा पाए गए हैं। और जो 8वां विवाह है उसे बोला गया है पैशाच विवाह। इस विवाह के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी कन्या को सुरा आदि का पान करा करके, नशीले पदार्थ का पान करा करके जब वो कन्या पूरी तरह से अपने होश को खो दे तो उसके साथ जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहा जाता था। मौर्य काल में अगर हम देखें तो विवाह के बाद पति पत्नी में सहमत के आधार पर तलाक की भी व्यवस्था थी। स्त्री के व्यभिचारिणी होने पर, उसके बंध्या होने पर अर्थात संतान न उत्पन्न करने की क्षमता होने पर पति उससे त्याग सकता था या उससे तलाक दे सकता था।
पति के मृत्यु के बाद भी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। विवाहिता स्त्री का उपहार जो है उसका धन होता था, अर्थात जो उसको पैसा मिलता था, जो उससे उपहार मिलता था, वही उसको वापस कर दिया जाता था। इसी प्रकार से मौर्य काल में पत्नी पर अत्याचार करने वाले जो है उसके पति को भी न्यायालय से दंड के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। मौर्य काल में कुलीन वर्ग के जो व्यक्ति होते थे वो बहुविवाह भी करते थे। पुरुष जो है पुनर्विवाह कर सकता था, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती थी। यदि किसी स्त्री के 8 वर्ष से वो बंध्या हो, अर्थात 8 वर्ष से उसकी संतान ना हो गई हो, तो स्त्री भी जो है पति जो है उस स्त्री का त्याग करके विवाह कर सकता था। इसी प्रकार से यदि किसी स्त्री के एक कन्या हो और 10 वर्ष तक इसके बाद उसके कोई पुत्र ना हो, तब भी उसका पति जो है उसको त्याग करके विवाह कर सकता था। लेकिन महिलाओं को भी कुछ विशेष अधिकार थे। यदि महिला का पति विदेश चला जाता था और काफी समय तक वापस नहीं आता था, तो वो भी अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे वर्ग के साथ में अपना विवाह कर सकती थी। यदि किसी महिला का पति शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर चला जाता था और 10 से 12 साल पर नहीं आता था, तो वो भी जो है वधू या वो भी जो पत्नी थी वो अपने पति को त्याग करके विवाह कर सकती थी। मौर्य काल में अगर हम देखें तो तलाक के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस काल में अर्थशास्त्र में जो मोक्ष शब्द लिखा गया है इसका अर्थ माना गया है तलाक। मौर्य काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। अनुलोम विवाह का मतलब था ऊंचे वर्ग का जो है वो वर होता था और जो कन्या होती थी वो नीचे वर्ग की होती थी, उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और इसके विपरीत जो प्रतिलोम विवाह होता था उसमें वर पक्ष नीचे वर्ग का होता था और कन्या उच्च वर्ग की होती थी। इस काल में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वारा यवन कन्या हेलेन से जो विवाह किया गया था वो एक विदेशी कन्या से किया हुआ विवाह था और इस काल का वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। मौर्य काल में समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। लोग खाने में अपने सामने एक तिपाई के आकार का या 3 पैरों की एक मेज रखते थे, उसके ऊपर सोने का प्याला रखा जाता था और उस प्याले में सबसे पहले चावल परोसा जाता था। चावल के बाद ही अन्य खाने वाले सामान परोसे जाते थे। मौर्य काल के लोग मितव्ययी होते थे, नैतिक आचरण करने वाले होते थे। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था और जो ये दास होते थे वो युद्ध में विजित जो है सैनिक होते थे या अनार्य लोग होते थे। इस काल में दासों का जो विक्रय होता था वो पशुओं के भांति होता था, अर्थात वो पशु की भांति क्रय और विक्रय उनका किया जाता था। लेकिन कभी कभी आर्थिक संकट में आर्य लोग भी दास बन जाते थे, अर्थात पैसे के अभाव में वो दासत्व का काम करते थे। दासों को अपनी माता की संपत्ति में पूरा अधिकार प्राप्त होता था और दास अगर अपना मूल्य अपने स्वामी को चुका देता था तो वो दासत्व से मुक्त हो जाता था। तो ये मौर्य काल की जो था वो सामाजिक जीवन था। इसके बाद हम देखते हैं मौर्यों का आर्थिक जीवन या आर्थिक व्यवस्था। हमने आपको बताया कि जो मौर्य युग है उसमें कृषि ही जनता के जीवन का आधार थी। इस काल में लोग खेती के लिए कुल्हाड़ी, फाल, हल आदि का प्रयोग करते थे। भूमि का अधिकांश भाग इस काल में सिंचाई से युक्त होता था, अर्थात वहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन थे। लेकिन सिंचाई की 4 विधियां पाई गई हैं। पहली जो विधि है वो हाथ द्वारा है। सिंचाई की विधियां जो होती थी वो पहली थी हाथ द्वारा, कि हाथ से सिंचाई होती थी। वो पानी ले जाकर के वहां पर डाला जाता था या जो है किसी उससे बर्तन से जो 2 लोग मिल करके पानी
खेतों में पहुंचाते हैं, उस विधि से था। अगला था कंधों द्वारा पानी ले जाना, अर्थात इसमें बर्तनों में कंधों पर जो है बड़े बड़े बर्तनों पर पानी ढोया जाता था, तो इसके द्वारा खेत की सिंचाई होती थी। जो तीसरी विधि होती थी वो मशीनों द्वारा होती थी। और जो चौथी विधि थी वो तालाब और नदियों से पानी ला करके होती थी। तो इन चार विधियों से ही जो है खेतों में सिंचाई होती थी और उसी के आधार पर जो है कृषि कार्य होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पशुधन का विकास का जो एक विभाग बना था, अर्थात पशुपालन का भी एक विभाग बना था। इस काल में व्यापारिक जहाजों का निर्माण किया जाता था, वो भी उद्योग का एक मतलब प्रमुख व्यवसाय माना जाता था। अर्थशास्त्र में विदेशी स्वार्थवाही और व्यापारियों के काफिले का उल्लेख मिलता है, अर्थात जो व्यापारियों का काफिला होता था उन्हें शायद स्वार्थवाही कहते थे। व्यापार का एक जो मार्ग था वो ताम्रलिप्त नामक बंदरगाह से होकर के पश्चिम उत्तर भारत के पुष्कलावती तक जाता था, जिसे कि उत्तरापथ बोलते थे। तो इस काल में जो उत्तरापथ था, जो उत्तरापथ का रास्ता था वो ताम्रलिप्त बंदरगाह से जाता था। ताम्रलिप्त जो है वो एक बंदरगाह था और उत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। इसे उत्तरापथ बोलते थे। ये जो है लगभग उस समय 1500 मील लंबा रास्ता था। 1500 मील लंबा यह रास्ता था और इस रास्ते के बीच में चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कानकुब्जिया, कन्नौज, हस्तिनापुर, साकल, तक्षशिला नगर स्थित थे। वो सब इतने नगर पड़ते थे। अगला जो था दूसरा मार्ग, ये पहला मार्ग था, और जो व्यापार का जो दूसरा मार्ग था वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था। पश्चिम से ये मार्ग पूर्व की ओर जाता था। पश्चिम में जो है पाटल स्थान से जाता था, पाटल और कौशाम्बी तक जाता था, जो कि बीच में उत्तरापथ से मिल जाता था। ये पाटल से कौशाम्बी तक जाता था पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये उत्तरापथ में जाकर के मिल जाता था। मार्गों का निर्माण जो अधिकारी करता था, अर्थात मार्ग का निर्माण करने वाले भी अधिकारी होते थे, उसे एग्रोनोमोई बोलते थे। एग्रोनोमोई, इसको आप देख सकते हो, एग्रोनोमोई। चूंकि हमको अचानक याद आ गया है तो आप एग्रोनोमोई जो शब्द था वो मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी होता था। तीसरा जो रास्ता था वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता था। दक्षिण से उत्तर की ओर ये जो है रास्ता प्रतिष्ठानपुर नगर से श्रावस्ती तक जाता था। प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक का जो रास्ता था ये तीसरा रास्ता था, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता था। इसी प्रकार से जो चौथा रास्ता था, इस रास्ते में अगर हम देखें तो महिष्मती, उज्जैन और विदिशा जो है क्षेत्र पड़ते थे। चौथा जो इनका रास्ता था वो भृगु कच्छ से जाता था। भृगु कच्छ से जाता था और मथुरा तक जाता था।
इस रास्ते पर भी उज्जैन पड़ता था। तो आप देखिए कि मौर्यों द्वारा इतने रास्तों का प्रयोग किया जाता था और इन रास्तों से व्यापार होता था। कृषि उत्पादन के लिए मौर्य शासन ने एक बहुत ही विशेष काम किया था, वो था ग्रामीणों का गंवारूपन। इसको आप, ये बहुत पॉइंट की बात है, ग्रामीणों का गंवारूपन। मौर्यों ने इस बात का ज्यादा ध्यान रखा कि जो उनके ग्रामीण हैं वो गंवार रहें, अर्थात ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। इसलिए मौर्यों ने जो है अपने स्थानीय नागरिकों या गांव के क्षेत्रों को गंवार बनाने को ज्यादा प्रोत्साहित किया। उनका ये सोच रहती थी कि उनके नागरिक जितने ही गंवार होंगे, अशिक्षित होंगे, उतना ही ज्यादा उनसे हम खेती का कार्य करा सकते हैं और टैक्स के रूप में हम उनसे उतना ही अधिक धन वसूल सकते हैं। मौर्य शासन में अगर आप देखें तो बहुत ही टैक्स लिया जाता था और जब पढ़ा लिखा आदमी होता है तो टैक्स की बातों को समझता है और उस पर विरोध करता है। इसलिए इसने अशिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया और लोगों को गंवार बनाने पर ज्यादा प्रोत्साहित किया और उनसे इस वजह से कि इनसे ज्यादा हम धन जो है कर के रूप में वसूल सकते हैं और वो विरोध नहीं कर सकते, उनको अंदर समझ ही नहीं रहेगी। इस काल में ग्रामवासियों को अपने क्षेत्र से गुजरने वाली शाही सेना के आदर सत्कार की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। बहुत विशेष बात है। अर्थात अगर शाही सेना उधर से गुजर रही है तो जो गांव पड़ता था वही उनके देख रेख खाने पीने की व्यवस्था करती थी, शासन द्वारा उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। मौर्य काल में एक और टैक्स आया है जिसे बोला गया है प्रणय। ये आप विशेष बात है जो मैं बोल रहा हूं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रणय संकट काल में लिया जाने वाला टैक्स था। मौर्य काल में संकट काल में लिया जाने वाला टैक्स था, संकट काल का टैक्स था ये। बाकी टैक्स तो खूब लेते थे लेकिन एक नया ये टैक्स था, संकट काल का टैक्स प्रणय, जिसका अर्थ होता था स्नेहो उपहार या स्नेह उपहार। कहने को तो स्नेह उपहार है अर्थात प्रेम से दिया गया उपहार है, लेकिन एक हिसाब से जबरदस्ती लिया जाता था। व्यवहारिक रूप से जब ये टैक्स लिया जाता था तो उस समय की जो स्थानीय जनता थी वो त्राहि त्राहि करने लगती थी, अर्थात जनता में प्रलय मच जाता था। इस टैक्स के अंतर्गत किसानों को 2 फसल उगाने के लिए बाध्य किया जाता था और उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। अगर हम देखते हैं तो मौर्यों ने अपने काल में धन के एकत्रीकरण के लिए अंधविश्वासों को भी काफी बढ़ावा दिया था। इस प्रकार से मौर्यों ने जनता से मैक्सिमम या अधिक से अधिक जितना टैक्स वो ले सकते थे, अर्थात जितना उनका वो समझिए कि शरीर लगा करके उनका खून खींच सकते थे, मौर्य काल में इतना टैक्स जनता से लिया जाता था। इस काल में पणाध्यक्ष जो होता था वो बिक्री की वस्तुओं का निरीक्षण करता था, सूक्ष्मता से निरीक्षण करता था और ये देखता था कि जो व्यापारी है वो ज्यादा मुनाफा ना कमा सके या अनुचित लाभ ना ले सके। व्यापारियों के लाभ की दर निर्धारित थी, इससे अधिक अगर वो व्यापारी किसी वस्तु को बेचता था तो वो पूरा लाभ जो है राजकोष में जाता था। स्थानीय व्यापारी वस्तुओं पर 5% तक का लाभ ले सकता था। स्थानीय व्यापारी जो है किसी वस्तु पर 5% का लाभ ले सकता था और जो विदेशी व्यापारी होता था वो जो है 10% तक का लाभ किसी वस्तु पर ले सकता था। इस काल में चीन का कौशे या रेशमी वस्त्र और नेपाल का कंबल जो है प्रसिद्ध था। मौर्य काल में अगर हम देखते हैं तो सुराग या मदिरा का भी व्यापार बड़े स्तर पर होता था
अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। इस काल में सुरा या मदिरा का भी व्यापार काफी ऊंचे स्तर पर होता था। अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की मदिरा का उल्लेख या मदिरा का उल्लेख किया गया है। पहला था मेदक। ये 6 प्रकार की जो शराब थी या वो थे, ये थे। अगला था प्रसन्न। तीसरा था आशव। चौथा था अरिष्ट। ये सुरा थी 6 प्रकार की। पांचवा था जो मैरे। और जो छठे प्रकार की सुरा होती थी वो मधु। तो इन 6 प्रकार की सुराओं का उस समय व्यापक स्तर पर व्यापार होता था। कुम्भहार नामक स्थान की खुदाई से 7 बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से निर्मित लकड़ी के चबूतरे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय की जो काष्ठ शिल्प थी वो बहुत ही विकसित थी। मौर्य काल में अगर हम देखते हैं तो एकास्मक पत्थर का भी बहुत प्रयोग होता था, अर्थात एक ही पत्थर को घिस करके कलाकृतियां बनाने का कार्य बहुत होता था। इनके काल में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें 50 टन से भी ज्यादा वजन के पत्थरों को या स्तंभों को 500 से 600 मील दूरी तक ले जाया गया है। इससे पता चलता है कि ये जन सामान्य या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ले जाना संभव नहीं था। निश्चित रूप से 50 टन से ज्यादा वजन के पत्थर 5 से 600 मील तक ले जाने के लिए उस समय की कोई इंजीनियरिंग कौशल या अभियांत्रिकी कार्य कुशलता जरूर विकसित रही होगी। हालांकि उसके साक्ष्य मौके पर मिले नहीं है, लेकिन एक ऐसी कल्पना की जाती है। राज्य में जो खाने थी वो पट्टे पर दिए जाते थे और राजा के बिना अनुमति के उस खान से निकलने वाली वस्तु को बेचने का अधिकार खान के ठेकेदार को नहीं था। ऐसा करने पर उसे 600 पण का अर्थदंड देना पड़ता था। खनिज खनन और धातुकर्म पर सरकार का एक हिसाब से पूर्णतः अधिकार था। खान के अधिकारी को आकाराध्यक्ष बोलते थे। आकाराध्यक्ष का मतलब था खान का अधिकारी। यदि उस खान से निकलने हुई किसी वस्तु को बिना अनुमति के सरकार के बिना अनुमति के बेच दी जाती थी तो उसको 600 पण का अर्थदंड देना पड़ता था। अर्थात पूरी तरह से खान जो था वो सरकार के अधीन था, ठेका भले ही आपने ले लिया हो। इसी प्रकार से उद्योग धंधों की संस्थाओं को उस समय श्रेणी कहते थे। श्रेणी जो है वो न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। शिल्पी के आंख या हाथ या किसी अंग को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यदि किसी शिल्पी का कोई सामान चोरी कर लिया जाता था तो अपराधी को 100 पण का जुर्माना या अर्थदंड देना पड़ता था। मौर्य काल में सिक्कों का लगभग नियमित प्रचलन हो गया था। चूंकि मैं बार बार आपको बताता हूं कि पण का जुर्माना देना पड़ता था, तो इसका मतलब था कि मौर्य काल में नियमित सिक्के प्रचलित थे। इन्हीं सिक्कों को निष्क या स्वर्ण बोलते थे। चांदी के सिक्कों को कारसापण या धारण बोलते थे और सोने के सिक्कों को स्वर्ण बोलते थे। तो जो धारण था या कासार्पण था, ये जो है चांदी का सिक्का होता था। और जो सोने का सिक्का होता था
उसे बोलते थे सुवर्ण। ये सोने का सिक्का होता था। और तांबे के सिक्कों को मासक बोलते थे। मासक जो होता था, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं, मासक जो है वो तांबे का सिक्का होता था। इसके अलावा छोटे छोटे और सिक्के भी होते थे जो कांकड़ी कहलाते थे। कांकड़ी। और ये जो है तांबे के ही होते थे और छोटे छोटे सिक्के होते थे। तो मौर्य काल में इन 6 प्रकार के सिक्कों, 4 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। धारण या कासार्पण जो चांदी का होता था, स्वर्ण सोने का, मासक तांबे का और कांकड़ी तांबे के छोटे छोटे सिक्के होते थे। ये सिक्के जो है सौदागर द्वारा प्रचलित थे। सौदागर इन सिक्कों का प्रयोग करता था। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मौर्य काल के चांदी के काफी आहत सिक्के मिले हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि उस समय मौर्य काल में टकसाल रही होगी, अर्थात जहां पर सरकारी मुद्राएं छापी जाती थी। अर्थशास्त्र में भी राजकीय टकसाल का उल्लेख मिलता है और जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो होता था सरकारी टकसाल का अधिकारी होता था। या इनको सिक्कों का भी अधिकारी कह सकते हैं। मौर्य काल के सिक्कों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आहत सिक्कों में कुछ समय बाद चांदी की मात्रा कम हो गई थी, जो कि ये दिखाता है कि अंत समय में मौर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी थी, अर्थात वो गिरती अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। मौर्यों के काल में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ही उन सिक्कों में चांदी की मात्रा कम करके ज्यादा से ज्यादा सिक्के बनाए गए थे। मौर्य काल में जनगणना भी होती थी और साहूकारों के शोषण से मुक्त करने के लिए मौर्यों ने ब्याज की दर निश्चित कर रखी थी। मौर्यों द्वारा साहूकारों के शोषण से जो मुक्त कराने के लिए ब्याज दर निर्धारित थी वो 15% वार्षिक थी। मुद्राओं की जांच करने वाला भी एक अधिकारी होता था जिसे कि दर्शके बोलते थे। तो ये जो है रूप दर्शके बोलते थे। रूप दर्शके जो था ये जो है सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी था। मौर्य काल में अगर हम धार्मिक स्थिति को देखते हैं तो मौर्य काल में हमने धर्म के बारे में आपको वैसे भी काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इनके प्रशासन में जो धार्मिक रूप से हम देखते हैं तो समाज में मौर्य काल में प्रारंभ में ब्राह्मणों का ही बोलबाला था। चंद्रगुप्त प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था, हालांकि उसके बाद वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ब्राह्मणों का जो एक वर्ग होता था, सन्यासियों का जो होता था, वो जंगल में रह करके कठोर साधना और तपस्या करते थे, जिन्हें कि श्रमण बोला गया है। मौर्यों के काल में अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक मंडिनिस नामक आश्रमवासी सन्यासी का भी उल्लेख मिलता है, जिससे के ज्ञान से सिकंदर काफी प्रभावित था और उससे मिलने के लिए वो गया था। मौर्य काल में आजीवक लोग नंगे सन्यासियों की भांति जो है वो पहाड़ की गुफाओं में निवास करते थे। उनका यह विश्वास रहता था कि हर बात हर घटना एक नियत समय पर होती है और उनका जो है एक नियम बना है और उन नियम के ही अधीन ऐसी घटनाएं
होती हैं। मनुष्य चाह करके भी उन घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। मौर्य काल में ही अगर हम देखते हैं तो अशोक जो है बौद्ध धर्म से वो था अनुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रति उसकी निष्ठा थी, और हमने अशोक के शासनकाल में उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। अशोक के समय में जो जैन धर्म के निगंध लोग थे वो उत्तर बंगाल के पुंडवर्धन नामक प्रदेश में निवास करते थे, लेकिन मौर्यों ने अजीवक लोगों की भांति इन लोगों को कोई सरकारी सहायता नहीं दी थी। मौर्य युगीन काल में धार्मिक जीवन में भक्ति संप्रदाय का उदय हो चुका था। बुद्ध को देवता माने जाने लगा था और उनके मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। इसी काल में यूनानी लेखकों ने वासुदेव और श्रीकृष्ण की पूजा का उल्लेख हेराक्लीज के रूप में बताया है। और मौर्यों के धार्मिक व्यवस्था में हमने आपको पहले ही पूर्व वीडियो में बता रखा है। इस काल में अगर हम देखते हैं भाषा और साहित्य कि कौन सी भाषा प्रचलित थी और कौन सा साहित्य था। मौर्य काल में अगर हम देखते हैं तो जो पाली भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी, अर्थात आम जनता में पाली भाषा ही बोली जाती थी। अशोक ने अपने अभिलेख भी पाली या प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण कराए थे, उसी में लिखवाए थे। उसके कुछ अभिलेख में खरोष्टी लिपि और अरामेइक लिपि का प्रयोग मिलता है। खरोष्टी लिपि जो है ईरानी लिपि के प्रभाव से इस देश में आई थी और देश के पश्चिमोत्तर भाग अर्थात अफगानिस्तान के बॉर्डर के छूते हुए भाग के आसपास ज्यादा प्रचलित थी। शेष भाग में ज्यादातर संस्कृत साहित्य की ही भाषाएं और उनके साहित्य मिले हैं या उनका प्रयोग होता था। मौर्य काल में साहित्य की जो कृतियां हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं, लेकिन मोगाल पुत्र तिस ने कथावत्सु नामक एक पुस्तक में अभिधम पिटक और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की भी रचना की थी। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध धर्मशास्त्र है और जो कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, कात्यायन ने पाणिनि के अष्टधाई पर जो अपने वार्तिक लिखे हैं, और सुबंध जो कि बिंदुसार का एक मंत्री था और उसके द्वारा बांसोदत्ता जो नाटक लिखा गया है वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है। संस्कृत के एक जो प्रसिद्ध विद्वान बररुचि हैं वो भी इसी काल में हुए थे। इसी प्रकार से ब्राह्मी, नागरी, बांग्ला, गुजराती, मराठी और गुरमुखी आदि भाषाओं का भी काफी हद तक प्रचार हो चुका था। तो आज हमने मौर्य काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भाषा और साहित्य का अध्ययन किया है। इसके बाद हम मौर्य काल की स्थापत्य जिसमें कि स्तूप और उनके स्तंभों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियो ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में, और अगले वीडियो में हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। धन्यवाद।